जी, प्रोग्राम इनफॉर्मल टॉक के साथ मैं हूं तनवीर मलिक। परफेक्ट एचडी चैनल बलूचिस्तान का पहला एचडी यूट्यूब चैनल जिससे ये प्रोग्राम ऑन एयर जा रहा है। और इनफॉर्मल टॉक हमारे प्रोग्राम का नाम है। और इस नाम से आप समझ गए होंगे और लोकेशन से समझ गए होंगे कि जनाब बात तो संजीदा होगी और कुछ रंजीदा भी होगी, लेकिन इनफॉर्मल अंदाज में, आम से अंदाज में, हंसते खेलते हुए कुछ संजीदा मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। चाहे उन मौज़ूआत का ताल्लुक़ सियासत से हो, सहाफ़त से हो, समाज से हो, बलूचिस्तान से हो या पाकिस्तान से हो। तो इस सिलसिले का आज पहला प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। हम इस वक्त कोयटा के एक खूबसूरत मॉल में बैठे हुए हैं। आप इन्वायरमेंट देख रहे हैं, आसपास ज़िंदगी दौड़ती, हंसती, खेलती हुई आपको नज़र आ रही है। और इस हंसती खेलती ज़िंदगी में थोड़ी सी संजीदगी भी है और फ़िज़ा थोड़ी सी रंजीदा भी ज़ाहिर रहती है, लेकिन कुछ खुशगवार बातें भी हो सकती हैं। कहते हैं कि इंतहाई संजीदा बातें इंतहाई खुशगवार अंदाज से भी कहीं सुनी जा सकती हैं। तो हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ ला चुके हैं। सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, कॉलमिस्ट हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बलूचिस्तान में प्रिंट मीडिया की बात की जाए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बुनियाद की बात की जाए तो आप यूँ कह लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बुनियाद बलूचिस्तान में आप रखने वालों में से हैं, आप बानी सहाफ़ियों में से हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बलूचिस्तान में आया, काफ़ी वसी तजुर्बा सहाफ़त का रखते हैं, चाहे प्रिंट का ताल्लुक़ हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ताल्लुक़ हो। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब रज़ा और रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। रज़ा साहब खुश आमदीद कहेंगे इनफॉर्मल टॉक। बड़ी मेहरबानी अल्लाह। रज़ा साहब, इनफॉर्मल टॉक हमारा प्रोग्राम है और इसमें इनफॉर्मल सी बात करते हैं और मौजू जो है वो कि बहुत ही फॉर्मल है। आप मीडिया इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और काफ़ी करीब से आपने बलूचिस्तान में मीडिया का जो इर्तिक़ा है उसे देखा है। ये फरमाइएगा कि बहुत सारे लोग सवालात करते हैं दीगर सूबों में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में, दीगर इलाक़ों में भी, कि बलूचिस्तान के बारे में इंफॉर्मेशन जो है, बेसिक इंफॉर्मेशन या मालूमात या नॉलेज बहुत कम है वहाँ की आवाम को। और जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो काफ़ी सारे फासले सिमट भी गए हैं। लेकिन आज भी हम देखते हैं, मेरा पहला सवाल ये है कि वहाँ लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में बैठा हुआ आम शख्स बहुत कम जानता है बलूचिस्तान के बारे में। बल्कि एक तो बड़ी मज़ाहिया सी बात मशहूर है कि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि कोयटा कहाँ है, उनसे पूछा जाए तो कहते हैं वो पेशावर की तरफ है। ये भी आजकल इतने मासूम लोग भी हैं। तो इसकी वजह बताइए सबसे पहले एज ए जर्नलिस्ट। जी देखें, एक तो आपकी बात दुरुस्त है कि एक ऐसा गैप शुरू से ही रहा। जब से बलूचिस्तान एक सूबे की सूरत में आया, उसके बाद से जो है एक गैप हमेशा से रहा है। और दूसरी बात ये है कि जो बलूचिस्तान है वो एक कबायली सूबा भी है, सियासी सूबा भी है। और हमेशा से आपने ये देखा होगा कि एहसास महरूमी हो, पसमानदगी का मामला हो, हमेशा से बलूचिस्तान में ये बात उठती रही है। यहाँ जो भी सियासी पार्टियाँ हैं या कौमपरस्त जमातें हैं या कौमी जो जमातें हैं, उन्होंने जो है हमेशा से, ख़ुसूसन मैं कौमी जमातों की बात इसलिए कर रहा हूँ कि जैसे पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, उसने कोई बलूचिस्तान की तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से यहाँ पर एक एहसास महरूमी, पसमानदगी और हुआ, जिसकी शायद बुनियादी बड़ी वजह एक तो आबादी है, दूसरा बलूचिस्तान का उस तरह का शेयर शायद जिस तरह का दूसरे सूबों का है, सियासत में हो, आपके पार्लियामेंट्स में हो या किसी और उसमें, तो वो एक शेयर ऐसा नहीं था जिसकी वजह से ये एक बुनियादी तौर पर एहसास महरूमी हो या पसमानदगी हो और फिर यहाँ गुर्बत, तो वो एक गैप रहा, दूर रहा। और उन जमातों की इसी वजह से कोई तवज्जो ना देने की वजह से, अगर हम उस चीज़ को देखें तो बलूचिस्तान जो है वो रकबे के लिहाज से आधा पाकिस्तान है, सबसे बड़ा सूबा है। लेकिन आप उसके शेयर को देखें या उसके जो भी उसके हवाले से सियासत देखें या पार्लियामेंट्स में उसकी तादाद देखें, वो बहुत कम है, जिसकी वजह से शायद इसकी तरफ ख़ास कोई तवज्जो नहीं दी गई।
यही जो है प्रैक्टिस जो है जो सियासत में या उसमें रहा, तो मैं समझता हूँ यही जो है वो सहाफ़त में भी और दूसरे शोबों में भी, इसीलिए बलूचिस्तान एक तरह से पीछे रह गया। इसमें कोई शक नहीं है कि मालूमात वहाँ के लोगों को, एक देखें जी यहाँ पर जब इंसर्जेंसी थी और यहाँ पर जो हालात थे, तो उस टाइम भी लोगों का एक ख्याल था, पंजाब में कॉन्सेप्ट था या सिंध में होगा, दूसरे शहरों में था कि शायद वहाँ पर ऐसे है कि बाहर से आने वाले लोगों को वहाँ मार दिया जाता है या वो नहीं वो करते, क्योंकि वो एक गैप की वजह से, और कभी भी हमने इस चीज़ को उस तरह से लिया नहीं था। तो अब मैं समझता हूँ कि ये आहिस्ता आहिस्ता बलूचिस्तान के अंदर जब से कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं और सियासत हो या उसमें आप देखें, ख़ुसूसन आप देखें कि जब यही एहसास महरूमी के हवाले से जब चीज़ें हुई हैं, जब उन्होंने उस तरफ के पंजाब ने जो कि एक बड़े भाई की हैसियत रखता है, उसने बलूचिस्तान की तरफ उस टाइम लोगों की तवज्जो जो हुई, जिस वक्त आपका NFC अवार्ड आया और उसने एक बड़े उसके भाई की हैसियत से बलूचिस्तान की कुछ मुतालबात को और उसको माना, तो एक लोगों को वो हुआ कि एक एहसास हुआ कि जहाँ 4 भाई हैं वहाँ पर एक किसी भाई को उन्होंने ऐसे एक तरह से तस्लीम कर लिया और उसके लिए वो किया है। तो वो गो के एक छोटा सा एक वो इक़दाम था कि एक मोहब्बत का इज़हार था, लेकिन उसको यहाँ के लोगों ने भी बड़ा तस्लीम किया और उसको महसूस किया, और वहाँ के लोगों ने भी इसको महसूस करते हुए वो कदम उठाया। तो ख़ुसूसन उसमें पंजाब ने एक रोल अदा किया, आपको भी इस चीज़ का होगा। तो बलूचिस्तान में इस वजह से, बहुत सी चीज़ों की वजह से आज जो गैप था लोगों में एक था, मैं समझता हूँ कि ये जो है एक जो यहाँ पर कुछ सूबों के हवाले से या वो जो नफ़रत थी उसमें थोड़ी बहुत कमी आई है, और उम्मीद यही की जा सकती है कि इसमें आगे चल के मज़ीद कमी आएगी। लेकिन वो दूसरे शोबों का जो मैंने जिक्र किया, ख़ुसूसन मैं अपने शोबे की बात करूँगा सहाफ़त की, तो इसी तरह से हमें यहाँ पर जो है वो उस तरह से नहीं लिया गया कि सहाफ़त में भी ये जो एक इंफॉर्मेशन की जो आपने बात की है, उसकी एक बुनियादी वजह भी यही है कि सहाफ़त के अंदर भी यहाँ जो बलूचिस्तान में बैठा हुआ बंदा, खा वो कोई भी है, वो जितना यहाँ की चीज़ों को समझता है, आपके बाहर दूसरे सूबों के लोग वो नहीं समझते। अगर कोई वो ये समझता है कि वो हर फन मौला है, वहाँ पर बैठ के हर चीज़ को करेगा, उसको यहाँ की अक़वाम का नहीं पता है कि कौन कौन सी यहाँ अक़वाम जो है वो बस्ती हैं, कौन कौन सी अक़वाम जो है वो उनकी कौन सी जो है ज़मीनें हैं, किस तरफ उनके मकसद जो माहौल है, तारीख़ क्या है, कल्चर क्या है। तो उनको बहुत से लोगों को, वहाँ के लोगों को, वो हमारे शोबे से हों, एक्सपर्ट हों, बेशक हों, लेकिन उन्हें बलूचिस्तान में जो चीज़ यहाँ पर बैठ के बंदा आपको बता सकता है, जर्नलिस्ट बता सकता है, वो शायद आपको पंजाब का, KPK का या सिंध का नहीं बता सकता। वो अपने सूबों में, अपने उसमें बिल्कुल एक्सपर्ट होंगे, वो इस्लामाबाद की सियासत में एक्सपर्ट होंगे, लेकिन वो बलूचिस्तान की सियासत, सियासी जमातें, यहाँ के कबाइल, यहाँ के दूसरी अक़वाम के उनकी और तारीख़ के हवाले से उनको बहुत सी चीज़ों का नॉलेज नहीं है। रज़ा साहब ये बताइएगा, जैसा आपने फरमाया अभी कि जो अदराक यहाँ का मुकामी सहाफ़ी रखता है, दानिश्वर रखता है सूबे के हालात के बारे में, वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में बैठा हुआ शख्स नहीं रखता। अब अगर उमूमी रवैया देखा जाए, आप भी एक बड़े चैनल के साथ मुंसलिक है, जो टॉक शोज़ होते हैं वो ज़्यादातर होते हैं इस्लामाबाद और लाहौर में, और बात हो रही है बलूचिस्तान के बारे में। जैसे आपने फरमाया कि 42% हिस्सा है बलूचिस्तान का पाकिस्तान में रकबे के लिहाज से। ना कोई टॉक शो यहाँ होता है, ना यहाँ से कोई न्यूज़ एंकर लिया जा रहा है, ना यहाँ से कोई तज़ियाकार लिया जाता है प्राइम टाइम में। एक फॉर्मेलिटी के तौर पे कभी कभार कोई शख्स ले लिया जाता है ऑन एयर। तो ये बताइएगा कि ये रवैया क्यों है? क्या रेटिंग का एक जिक्र होता है कि जी रेटिंग नहीं आती बलूचिस्तान से, कमर्शियल्स नहीं आ रहे बलूचिस्तान से? क्या ज़्यादातर रेटिंग GT रोड से ही आती है और नेशनल हाईवे से नहीं आती? ये रेटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, क्या ये सेठ कॉन्सेप्ट भी है कि उस वजह से भी दूरियां आ रही हैं कि मुकामी लोगों को वहाँ मरकज़ी मीडिया में मौका नहीं मिल रहा? या आप समझते हैं कि टैलेंट का फ़र्क है, कैलिबर का फ़र्क है? क्या फ़र्क देखते हैं आप?
دیکھیں نا، میں نے پہلے ایک ذکر آپ سے کیا کہ جو دوسرے اگر ملک کی سیاست کو بھی دیکھیں یا آپ اس کی آبادی کو بھی اور اس کو بھی مد نظر رکھیں اور اس کی جو بھی صوبے اپنا صوبے کی بلوچستان کی حیثیت ہے، وہی رویہ میں سمجھتا ہوں. میں نے پہلے یہ ذکر کیا کہ نہ صرف سیاست میں ملک کے دوسرے اس میں اگر آپ بیوروکریسی کو بھی دیکھیں، دوسری چیزوں کو بھی دیکھیں، وہ شعبے بھی میں کہوں گا صحافت بھی، سب کے ساتھ ایک جیسا رویہ ہمیشہ سے روا رکھا گیا ہے. جو لوگ اسلام آباد میں ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے، میں اکثر ذکر بھی کرتا ہوں کہ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے اور بلوچستان کے نقشے پر بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں اور اس کی سرزمین پر جا کر فیصلے نہیں کرتے ہیں اور وہیں سے بیٹھ کے چیزوں کو مانیٹر کرتے ہیں، تو پھر یہ احساس محرومی اور یہ ایک بڑے صوبے کے ایک بڑے اس کے میں جو ہے وہ ایک اپنے حق کے حوالے سے اور اس سے ایک آپ سمجھے اگنور کرنے والی، نظر انداز کرنے والی پالیسی، تو وہ ہر شعبے میں رہی ہے. اور یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ صحافت کے اندر بھی جو مرکزیت ہے، جو آپ کا اس میں بہانہ تو یہی کیا جاتا ہے کہ ریٹنگ نہیں ہے، یہاں پر صنعت نہیں ہے، یعنی یہاں پر کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں جس کی وجہ سے اگلے اکثر چینل کو یا اخبار کو جو ہے وہ کوئی کمرشل ملیں یا ان کو ایڈز ملیں گے یا بزنس وہ ہوگا. کیونکہ یہ میں ہر جگہ یہ ایک ذکر کرتا ہوں کہ یہ جو شعبہ تھا یہ پیغمبرانہ شعبہ تھا صحافت، اور ایک مشن کے طور پہ لیا جاتا تھا. آپ دیکھ لیں بڑے بڑے اخبارات رہے، نوائے وقت جیسے لوگ جو ہمیشہ سے اپوزیشن کا کردار کرتے تھے، لکھتے تھے، بڑے دانشور پروفیشنل لوگ تھے. لیکن بدقسمتی سے اب اس شعبے کو بھی جو ہے یہاں پر جو اس کا حشر ہو گیا ہے، اب یہاں پر پروفیشنل آدمی نہیں رہا. اکا دکا کسی جگہ پر آپ کو اخبار میں کہیں نظر آئے گا، لیکن آپ کو کیونکہ سٹیزم آ گیا ہے، یہ صنعت کا روپ دار چکی ہے. آپ کو ایسی مثالیں ہیں میرے پاس کہ آپ خبر کو خبریت نہیں، یعنی پروفیشنلزم یہ ہے کہ خبر کو خبریت لے کے چھوٹی خبر ہو. مثال کے طور پر ایک آپ کے ملک کا وزیر اعظم میں تھوڑا محمد خان جنیجو صاحب وہ انتقال کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک لائن کی خبر ہے، بڑی خبر ہے، تو یہ لیڈ ہو سکتی ہے نا، لیڈ ہے تو ایک اس خبر کی اہمیت ہے. اب وہ خبر کی اہمیت نہیں ہے، جب سے یہ سیٹزم آ گیا ہے تو خبریت کو نہیں دیکھتے ہیں، وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ اس خبر سے ان کو کتنا کمرشل ملے گا، ایڈ ملے گا، بزنس کتنا ہو سکتا ہے، اس کو لیا جاتا ہے. تو وہ ایک چیز ختم ہو کے رہ گئی ہے کہ مشن والی بات ہی نہیں رہی ہے. دوسرا یہ جو ریٹنگ کا معاملہ ہے یہ ایک بہانہ ہی ہے. آج آپ وہ دیکھ لیں کیا لوگ سوشل میڈیا کے اوپر اپنے فالوورز کو نہیں دیکھتے ہیں، کرتے نہیں ہیں، لوگ ہیں. آپ لگائیں نا یہاں کوئٹہ شہر کے اندر اپنی یہی ریٹنگ مشین لگا کے دیکھیں آپ کو کتنا ریٹنگ ہوا آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں ہے. جی رضا صاحب، اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی رونق ہے کوئٹہ میں. نیشنل گیمز بھی کچھ دن پہلے ہوئے ہیں، فیسٹیولز بھی ہو رہے ہیں اور لوگوں کے چہرے پہ خوشیاں بھی ہیں کہ امید آئی ہے. حالات ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے. آج سے 10-15 سال پہلے عام شخص سے ہٹ کر بطور صحافی اس صوبے میں رپورٹنگ کرنا، صحافت کے فرائض سر انجام دینا بہت ہی ٹف جاب تھی. ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے درجنوں صحافی شہید ہوئے بم بلاسٹ میں، ٹارگٹ کلنگ میں، بہت ساری شہادتیں ہوئیں اور کتنا زیادہ ہمیں نقصان ہوا صحافتی اعتبار سے. آپ مختلف تنظیموں سے وابستہ رہے، صحافتی تنظیموں سے، آپ نے پریس کلب کی بھی نمائندگی کی، آپ صدر پریس کلب بھی رہے. یہ بتائیے گا کہ جب صحافت کی بات کی جاتی ہے، بلوچستان کی صحافت کی بات کی جاتی ہے، تو دیگر صوبوں کی نسبت کتنا مشکل ہے یہاں صحافت کرنا اور آپ نے یہ پریشر ہینڈل کیسے کیا ہر دور میں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ہم شروع سے کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ ایک سمجھیں بھائی چارگی کا اور اس کا ایک خوبصورت گلدستہ کہلاتا تھا کسی دور میں بھی، یہ خصوصاً کوئٹہ شہر اور بلوچستان جو ہے وہ پورا بلوچستان ایک پرامن ماحول میں ہوتا تھا. جب آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ کسی چیز کو جب دبائیں گے نا، آپ سپرنگ کی ایک مثال لے لیں، آپ جب سپرنگ کو بہت دبائیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ پریشر اتنا برداشت نہیں کر سکے گا، وہ ایک دم جمپ مار کے اوپر آئے گا. تو اسی طرح یہاں پر بھی حالات ہیں. جتنا آپ لوگوں نے، جتنا کسی نے اس کو دبایا ہے
پھر اس طرح اوپر آ گیا. تو یہ جو حقوق کی بات یا وہ ہے تو وہ بھائی چارگی سمیت بہت سی چیزوں کو اس نے تہس و نہس کر کے رکھ دیا. ٹھیک ہے لوگوں کے اس میں ہے حقوق کی بات کرتے ہیں, آج تنظیمیں بھی بات کرتی ہیں تو وہ جس دائرے میں قومی دائرے میں رکھ کے بات کرتی ہیں, ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اسی میں اپنے حقوق کی بات سے کوئی وہ نہ کرے. حالات انسیڈنسی ہوئی یا یہاں پر جس طرح کا ماحول بنا رہا اور جس طرح سے مقصد کے طور پر اس کو ایک قتل و غارت گری کی طرف وہ لے جایا گیا, اس میں صحافت کو بھی ایک ٹارگٹ میں رکھا گیا. آپ دیکھیں کہ مختلف اس میں اپنا یہ ٹارگٹ کلنگ ہے یا آپ کے بم دھماکے ہوئے, اس میں بھی کئی ہمارے ساتھی جو ہیں تقریباً 44 کے قریب پورے بلوچستان کی بات کر رہا ہوں کہ اس دوران جو ہے وہ 44 کے دن شہید ہوئے, کچھ ٹارگٹ کلنگ میں وہ ہو گئے. اب ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جرنلسٹ کو یا میڈیا کو اپنی لائن پر چلائے, اپنے موقف کو زیادہ وہ کرے. تو کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر صحافی بھی سٹاپ کر جاتا ہے, وہ نہیں کر سکتا ہے. لیکن الحمدللہ میں اس چیز کو کہتا ہوں کہ جو ہمارے بلوچستان کے صحافی تھے یا صحافت ہے, اس نے بلوچستان کے حقوق کے لیے بہت کچھ لکھا کیا, بہت کچھ کیا ہے, لکھا ہے اور اسلام آباد کے ایوانوں تک یہ بات پہنچائی ہے. اس نے ہمیشہ سے یہ کوشش کی ہے. تو میں اس چیز میں ہوں کہ جو ہمارے صحافی ہیں انہوں نے تو اپنا کردار ادا کیا. حالات جیسے بھی رہے, لوگوں کو دھمکیاں بھی ملی, بہت کچھ ہوتا رہا, وہ جس طرف سے بھی ہو, مگر یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس حوالے سے لا تعلقی کر لی ہو, کچھ ہو. آپ کو میں بتاؤں کئی ایسے ہمارے جرنلسٹ ہیں جو ابھی بھی باہر پناہ لیے ہوئے ہیں, یہاں سے وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں. کوئٹہ ہے یا آپ کے دوسرے اضلاع ہیں بلوچستان کے, لیکن انہوں نے اپنی اس سے وہ نہیں کی. تو صحافت جو ہے نا وہ وہاں سے بھی ابھی بھی لکھتے ہیں, کرتے ہیں. اور اب جو نیا وہ آیا ہے, اب جو صحافت کے اندر ایک بڑی چینج اب یہاں بلوچستان کے حوالے سے جو میں سمجھتا ہوں وہ آئی ہے, وہ یہ ہے کہ اب بہت سی چیزیں, یہ بلکہ پورے ملک کے اندر ہو چکا ہے, کنٹرول کہیں اور سے اب شروع ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اب میں نے جیسے پہلے کہا کہ سیٹزم آ گیا, پروفیشنل لوگ نہیں ہیں, تو وہ بھی اپنی چیزوں کو دیکھ کے کرتے ہیں. اگر ہم کسی چینل سے یا اخبار سے ہو تو اس کی پالیسی کو مجھے بھی فالو کرنا ہے. مالک تو وہاں بیٹھ کے اس کو وہ کروائے گا نا, اس کی پالیسی کے مطابق چلنا پڑے گا. اب میں وہ چیز لکھوں گا بھی تو وہاں سے اس کو کٹ لگا دیں گے, وہ نہیں چھپے گی, نہیں ہوگی. تو اس حوالے سے بھی کچھ تھوڑی بہت کچھ لوگوں کو, لیکن ابھی سوشل میڈیا پہ آ جانے کے بعد بہت سی چیزیں آپ نے دیکھا کھل گئی ہیں, وہ گئی اس میں محتاج نہیں رہے کہ وہ کسی اس کے لے. تو وہ ہے. تو جو دوسری بات میں نے پہلے آپ سے کی, ریٹنگ کا کوئی مسئلہ نہیں. ریٹنگ کا ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ یہاں پر اب آپ کوئٹہ شہر کو دیکھیں, آپ نے خود ذکر کیا, یہاں پر گیمز بھی ہو رہی ہیں, چیزیں بھی ہیں, ماحول تو اب آہستہ آہستہ کھل گیا. ٹھیک ہے, اکا دکا وہ والا ماحول نہیں رہا جو آج سے 10-12 سال پہلے کا تھا. جس طرح سے کوئی آ جاتا تھا تو کہتے تھے کہ جی کوئٹہ نہ جاؤ تو جو اپنا آپ گئے تو آپ کو تو ایئرپورٹ پہ ہی مار دیا جائے گا یا اسٹیشن پہ ہی, ریلوے اسٹیشن پہ ہی وہ کر دیا جائے گا. ایسی بات نہ تھی نہ ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ چیزوں کو اب وہ چیزیں رہے بھی نہیں ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اب کوئٹہ بھی ترقی کی طرف گامزن ہے اور چیزیں ہیں. یہ ابھی جہاں مال میں بیٹھے ہیں اس طرح تو کوئی چیز وہ نہیں تھی. پہلے ہم تھڑوں مڑوں ہی بیٹھ جاتے تھے نا, اس ٹائم تو کوئی چیز نہیں تھی ایسے, تو وہیں پر بیٹھ کے محفل لگا لیتے تھے. سیاستدان بھی اسی طرح کر لیتے تھے. اب تو مال ہے, آپ کے ایسے ہوٹلز ہیں جدھر آپ بیٹھ کے وہ کر سکتے ہیں. ابھی جو ہے کافی بہتری کی طرف ہے اور پرامن چیزوں کی طرف تیزی سے جا رہا ہے. لیکن آپ جب اس کو توجہ دیں گے, آپ جب یہاں پر سرمایہ کاری کریں گے, سرمایہ کاری سے ہے کہ پنجاب کا بندہ کوئٹہ آ کے سرمایہ کاری کرے گا, اس میں ڈر خوف نہیں رہے گا. تو یہ تاثر میرا خیال ہے گورنمنٹ دینا چاہ رہی تھی, اور اس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے. سرمایہ کاری سے میری یہ مراد یہ ہے. تو یہاں خود امن آئے گا, ترقی آئے گی, یہاں پر
बड़े बड़े जितने हैं वो आपके मैकडोनल्ड है या KFC है, जब वो यहाँ पर अपनी ब्रांचेस खोलेंगे तो मेरा ख्याल है चीज़ें और होंगी। आज आप एयरपोर्ट रोड पे कोई रात को गुजर नहीं सकता था, अभी तो रात 3-3 बजे तक बंद होता है। जी हाँ। जी रज़ा भाई, ये बताइएगा जैसे कि किसी ज़माने में हम बल्कि अब भी यही कहते हैं कि जो वज़ीर आज़म है पाकिस्तान का या जो सदर पाकिस्तान है वो बहुत कम कोयटा आते हैं। अपने 5 साल दौरे हुकूमत में बहुत ज़रूरी हो तो चक्कर लगता है। चलें इसको मीडिया पे अप्लाई करते हैं। जो मेन स्ट्रीम हमारे एंकर्स हैं, प्राइम शोज़ करते हैं 8 से 9 वाले, क्या ही अच्छा हो अगर वो महीने में ना सही 2 महीने में एक बार, क्योंकि सारे सेटअप्स तो यहाँ मौजूद हैं, आप भी एक चैनल से मुंसलिक है, तो जो मेन स्ट्रीम 10 से 15 मशहूर एंकर्स हैं वो कोयटा आके अगर शो स्टार्ट करें या मुकामी लोगों के साथ बैठ के, अगर चलें इन्हें वहाँ नहीं बुला सकते वो तो यहाँ आ सकते हैं। उन्हें तो यहाँ आना चाहिए कि एक आध टॉक शो मुस्तकिल तौर पे बलूचिस्तान के हवाले से तमाम चैनल्स पे किया जाए। इस तजवीज़ के बारे में आप क्या कहते हैं, कितने बेहतर होंगे हालात? सॉरी टू से, वो सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं हमारे बड़े एंकर्स या प्राइम टाइम के साथ काम करने वाले, वो सिर्फ इंतज़ार करते हैं कि खुदा न खास्ता बलूचिस्तान कोयटा में कोई बड़ा वाक़या हो जाए। ये अलमिया है। देखें ना, ये एक बड़ी वो है। आपको याद होगा कि जब मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने बलूचिस्तान को फोकस करने के लिए 2-3 अपनी वफाकी काबीना के इजलास कोयटा में रखे। उसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा, यानी यहाँ फैसले हुए, यहाँ उनके हुए, और उन्होंने अपने वज़रा की ड्यूटी लगाई थी, ख़ुसूसन जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे, कि वो अपने महकमों के इजलास बमाए सेक्रेटरीज़ के साथ वहाँ जाके करें। इस्लामाबाद के, जैसे मैंने पहले कहा, ठंडे कमरों से बाहर निकलें तो वहाँ जाएं, निकाला उन्होंने, तो उसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा। मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान की सियासत को, बलूचिस्तान की तरक्की के हवाले, देखें बलूचिस्तान बड़ा वो है, वसाइल हैं यहाँ पर, आपके सामने मिनरल्स हैं, बहुत कुछ है बलूचिस्तान में। आज रेकोडेक आपकी मईशत में रीढ़ की हड्डी का काम कर रहा है, कहाँ पे है? बलूचिस्तान में। ठीक है, आपका ये जो अपना चाइना के साथ हुआ ये सी पैक है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, वो कहाँ है? ग्वादर बलूचिस्तान में है। तो आप इसके ऊपर आएँ, यहाँ पर आप प्रोग्राम करें, यहाँ पर बैठें, सियासत पे काम करें, यहाँ पर अमन अमान के हवाले से करें, यहाँ के लोगों को इन्वॉल्व करें, तो मेरा ख्याल है आपको यहाँ से उसकी पूरे पाकिस्तान से रेटिंग भी मिलेगी। जहाँ रेटिंग की बात होती है ना, फिर पाकिस्तान से भी रेटिंग मिलेगी आपको। ये मैं दावे से कहता हूँ कि अगर आप यहाँ बैठ के वो करें या यहाँ से प्रोग्राम शुरू करें, एक तो जो बलूचिस्तान का हमेशा से गिला रहता है वो भी दूर होगा, और आपको जो आपके अपनी रेटिंग है वो भी मिलेगी, और आप भी किसी जगह पर ये कह सकते हैं दिल पर हाथ रख के कि हमने भी बलूचिस्तान के लिए और बलूचिस्तान के भाइयों के लिए, जैसे हैं बलोच हैं, पश्तून हैं और दूसरे यहाँ पर लोग जो अक़वाम यहाँ बसती है, उनके लिए कुछ ना कुछ किया है। आपका ज़मीर भी मुतमईन होगा और आप जो है एक अपने प्रोफेशनली एक आप वो भी किरदार भी अदा कर सकते हैं। अच्छा रज़ा भाई, अब जो मॉडर्न फिनोमेना है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, बहुत सारे सहाफ़ी, हम ये अज़राए तफन्नुन भी ये बात करते होते हैं कि जी वेस्पा पे थे, मोटरसाइकिल पे थे, आज लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में करोड़ों रुपए में। देखो चैनल्स की सैलरीज इतनी है, इवन हमारे इंफोटेनमेंट के जो चैनल शुरू किए गए वहाँ हमारे कॉमेडियंस को 5-5, 10-10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, अच्छी बात है। ये बताइएगा जो बलूचिस्तान का सहाफ़ी है, जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ भी गया है और बहुत सारे लोगों को अच्छी तनख्वाहें मिलनी शुरू हो गई थी, लेकिन क्या फ़र्क देखते हैं कि हमारा यहाँ का दानिश्वर और सहाफ़ी और दीगर सूबों के दानिश्वर और सहाफ़ी में मईशत के अतबार से, मुआशी एतबार से बड़ा गैप फ़र्क देखते हैं काफ़ी सारा? देखिए जी, माली लिहाज से अगर हम देखें ना, तो हमारा जो जर्नलिस्ट है बलूचिस्तान का और दानिश्वर है, वो उसके पंजाब के या वहाँ इस्लामाबाद में जो मरकज़ में बैठे एंकर पर्सन हैं या वहाँ के जर्नलिस्ट हैं या दानिश्वर हैं, उनके मुकाबले में उनकी सैलरी उस तरह नहीं है और वो माली लिहाज से इस तरह से मजबूत भी नहीं है। इक्का दुक्का थोड़ा बहुत तो हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह से उनकी सैलरीज़ हैं और वो उनके मुकाबले में यहाँ पर उनका जो है वो उससे 7 गुना कम तकरीबन लेते होंगे।
लेकिन फिर भी कोई लोग ऐसे हैं हमारे जर्नलिस्ट कि इस पे भी वो बहुत खुशी होते हैं कि उनकी साल में 10, 12, 20 हज़ार 30 हज़ार भी अगर कोई चैनल या अखबार तनख्वाह बढ़ा देता है तो महंगाई के हवाले से, उसके हवाले से, लेकिन जो सैलरीज़ हैं वो अक्सरियत की बहुत कम है। तो मैंने पहले जैसे कहा कि रवैया उसी तरह रखा जाता है, तो वहाँ पर तो सैलरी एंकर पर्सन जितनी लेता है वो यहाँ पर नहीं लेता है, वो उसी टाइम होगी जब आप यहाँ पर बाकायदा यहाँ पर प्रोग्राम करेंगे, चीज़ें करेंगे। तो जहाँ टैलेंट्स की बात मैंने पहले आपसे की कि टैलेंट तो है, इतने लोग हैं और दानिश्वर भी ऐसे हैं। हमारे दानिश्वरों को भी चाहिए कि वो पंजाब और उसमें जहाँ पर इस किस्म की हो नुमाइंदगी करें, अपनी जो मौका मिले तो उसमें नुमाइंदगी करें और यहाँ के हवाले से वहाँ के लोगों को गाइड करें, बताएं, तारीख़ के हवाले से करें। तो मेरा ख़्याल है कि उनको भी फिर मरकज़ियत में शामिल कर लेंगे। अभी एक हमारा अपना ही हमारा जूनियर है, दोस्त है, जर्नलिस्ट है, आप देख रहे हैं शाहिद रिंद, वो इस्लामाबाद में बैठ के प्रोग्राम करता है। टैलेंट है तो करता है ना, अच्छा, उसकी रेटिंग भी अच्छी होती जा रही है। आबिद मीर साहब हैं, आबिद मीर साहब मेरे साथ एक्सप्रेस में कॉलम हमारे साथ लिख चुके हैं और एक अच्छा दानिश्वर भी है, जर्नलिस्ट भी है। और या मकबूल जान साहब वहाँ गए, तो कई लोग ऐसे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि ये एक चीज़ होनी चाहिए कि ये एक, मेरा ख्याल है कि ये इस चीज़ को अपना जो चैनल्स है उनको भी चाहिए कि ये रवाबित बढ़ाने के लिए इन लोगों को वहाँ पर मौका दें, सही जगह पर बिठाएं और उनके जो उससे है फ़ायदा भी लें। सिर्फ ये चीज़ ना देखें कि जी वो शायद बलूचिस्तान से है तो उसको कोई चीज़ों की समझ नहीं होगी, इतना पढ़ा लिखा नहीं होगा। पढ़े लिखे भी यहाँ पर अच्छे हैं और मालूमात रखने वाले लोग भी हैं, आगाही रखने वाले भी हैं और आपके लिए बात भी करने वाले लोग हैं। तो ऐसे चीज़ों को करना चाहिए। अगर उनको आज आप उनकी हौसला अफजाई करेंगे, अभी तक तो हौसला शिकनी हो रही है, तो जब आप हौसला अफजाई करेंगे तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ी चेंज भी आ सकती है और बहुत होती है। और जिस तरह मैंने पहले बात की कि यही वो बलूचिस्तान है जहाँ पर रेकोडेक भी है, जो आपके आज आपके पाकिस्तान के लिए मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। अभी जो मुआहदा हुआ है उससे बहुत सी तवक्कात है। और इसी तरह आपका सी पैक है, सेंधक प्रोजेक्ट है और यहाँ पर मिनरल्स हैं, वसाइल हैं। तो उन चीज़ों को भी अगर आप उन चीज़ों को पॉलिश करेंगे, चीज़ें करेंगे, तो ये बलूचिस्तान ही आपकी मईशत में एक बहुत बड़ा कलीदी किरदार अदा करने की पोजीशन में होगा। जी, बहुत खूब फरमाया आपने रज़ा और रहमान साहब। आप इनफॉर्मल टॉक के आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी और गुफ्तगू का जो महवर था, हमारा आज का जो मौजू था वो ये था कि जो हमारा कौमी मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हैं, वहाँ बलूचिस्तान के सहाफ़ी दानिश्वर की नुमाइंदगी किस हद तक है, दीगर सूबों की आवाम की जो मालूमात हैं बलूचिस्तान के बारे में किस हद तक हैं और क्या वजह है कि बलूचिस्तान का दानिश्वर या सहाफ़ी वहाँ नहीं पहुँच पाता या उसे नहीं लिया जाता। इसी नुक्ते के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। परफेक्ट एचडी का ये प्रोग्राम इनफॉर्मल टॉक यहीं ख़त्म होता है। अपने मेज़बान तनवीर मलिक को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होती है।